जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम कुल स्टडी में। साथियों, आज की ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो कांस्टेबल का या फिर यूपी होमगार्ड का हो, यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है। साथियों, उम्मीद करूंगा हर भाई से हर बहन से जो कि 2026 में यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं। मैं कहता हूं कितने हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म देखा जाए तो वो 32,689 प्लस वैकेंसीज हमारी आई हैं। यदि उन भाई उस बहन ने ये फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि 2026 का फॉर्म है और 2026 में नए साल के साथ साथ हमें सिलेक्शन भी लेना है। नए साल के साथ साथ हमें 2026 में सिलेक्शन भी लेना है। तो हर भाई हर बहन से एक उम्मीद करूंगा कि आज से हम आपके लिए सारी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जीके जीएस की। और जीके जीएस से अधिक मेरा मानना है कि इस चैनल से आप पढ़ते हैं, इस चैनल की वीडियो देखते हैं, तो मेरा मानना है कि आप एग्जाम हॉल में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, चाहे वो यूपी होमगार्ड की हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो। चलिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस और यूपी जीके तथा करंट अफेयर के यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन साथियों 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो हर भाई हर बहन से एक ही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए, पहला प्रश्न कहा है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल साथियों कौन है? साथियों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं? ये तो प्रश्न साथियों यूपी जीके का भी है और वर्तमान की बात करता है तो हमारा कैसा करंट अफेयर का भी प्रश्न है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल की बात करता है तो आनंदीबेन पटेल। साथियों, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान में, यानी कि 2025 में। अब तो 2026 लग चुका है, 2026 में भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? साथियों, तो ये बात हमारी महात्मा गांधी ने कही थी। किसने? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि जो भारतीय संविधान है ये भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करता है तो हमारा भारत का साथियों ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेद कुल कितने हैं? साथियों, अनुच्छेद की बात करता है, आर्टिकल की बात करता है। कब? वर्तमान की। यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान की जब बात करता है तो आप कहते हैं कि 470 प्लस। क्या? 470 प्लस हमारी वर्तमान में अनुच्छेद है। कितने? 470 प्लस वर्तमान में आर्टिकल हैं। और जब बात करता है मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो हम सभी जानते हैं कितने हैं भाई, 395 अनुच्छेद ये मूल रूप से हैं। लेकिन साथियों वर्तमान की बात करता है तो 470 बताना आप सभी इसका आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कैसा होता है? तो क्या बताते हैं आप? कहते हैं कि संघ राज्यों का प्रशासन हमारा कैसा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। साथियों, ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें हमने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? तो कौन सा संशोधन था? तो मैं कहूँगा साथियों कि वो हमारा जो संशोधन था वो 69वां संशोधन था। साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है कहाँ से भाई? भारत में एकल नागरिकता ये कहाँ से अपनाई गई है? पूछता है प्रश्न, भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता साथियों हमारी भारत में है। लेकिन ये अपनाई कहाँ से गई है? ये अपनाई कहाँ से गई है? तो मैं कहता हूँ साथियों इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। आपको क्लियर होगा। चलिए, यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? जब राजकीय खेल की बात करता है तो हॉकी कहेंगे साथियों। हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं कहता हूं कौन थे साथियों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आपको पता होना चाहिए। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो मैं कहता हूं किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अपना
त्यागपत्र सौंपता है या फिर संबोधित करता है। और जब बात करता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आप क्या बताते हैं? आप कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। चलिए बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। भैया लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप कहते हैं क्या? आप कहते हैं साथियों, लोकसभा के कुल सदस्यों में के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो है ये सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, नवनिर्वाचित लोकसभा क्षेत्र सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को साथियों क्या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर भैया नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाता है। चलिए साथियों, यदि आप वाकई में चाहते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का सिलेक्शन लेना, तो हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से सिलेक्शन का मूल मंत्र तैयार किया है, बहुत ही कम प्राइस में साथियों, जिसमें हम आपको देंगे यूपी जीके की ई बुक और जीके जीएस की ई बुक, जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100 नंबर का पूछा जाता है, ओनली जीके जीएस, जिसमें आपका 50% यूपी जीके रहता है और जीके जीएस अलग से 50% रहता है। और साथ ही में हम आपको देंगे करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में करंट अफेयर का एक अलग ही रोल रहता है। तो हम आपको इस सारी की PDF आपको प्रोवाइड करेंगे ई बुक की ओनली 49 रुपीज़ में। जैसे ही आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं क्या 8960757230 पर, जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हैं और व्हाट्सएप पर PDF लिखते हैं, तो हमारे द्वारा आपको एक QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही उस पर आप जो है 49 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, हमारी तरफ से आपको ई बुक की सारी PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस PDF में मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो आपके होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए एक रामबाण साबित होगी। तो आप सभी से बहुत ही कम मैंने प्राइस रखा हुआ है 49 रुपीज़, जो ये प्राइस आपसे लिया जा रहा है साथियों, जो पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, ये कोई मेरा पेमेंट नहीं है भाई, टाइपिंग चार्ज जो है PDF का उसका आपसे पेमेंट लिया जा रहा है, 49 रुपीज़ का है। तो जल्दी से जाइए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारी द्वारा QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही उस पर आप 49 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, आपको यूपी जीके की ई बुक, जीके जीएस की ई बुक और साथ ही में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती पर एक डायरेक्ट प्रहार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया तो कौन सा संशोधन था? तो मैं कहूँगा साथियों कि वो हमारा जो संशोधन था वो 69वां संशोधन था साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है कहाँ से भाई? भारत में एकल नागरिकता ये कहाँ से अपनाई गई है? पूछता है प्रश्न, भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता साथियों हमारी भारत में है। लेकिन ये अपनाई कहाँ से गई है? ये अपनाई कहाँ से गई है? तो मैं कहता हूँ साथियों इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। आपको क्लियर होगा। चलिए, यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? जब राजकीय खेल की बात करता है तो हॉकी कहेंगे साथियों। हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं कहता हूं कौन थे साथियों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साथियों। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आपको पता होना चाहिए। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो मैं कहता हूं किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अपना त्यागपत्र सौंपता है या फिर संबोधित करता है। और जब बात करता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आप क्या बताते हैं? आप कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। चलिए, बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। भैया लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप कहते हैं क्या? आप कहते हैं साथियों लोकसभा के कुल सदस्यों में के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो है ये सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, नवनिर्वाचित लोकसभा क्षेत्र
सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को साथियों क्या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर भैया नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाता है। चलिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कैसे। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किससे की जा सकती है साथियों, तो मैं बता दूं आपको कि संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन साथियों ये संसद के किसी एक सदन से की जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं साथियों, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम ये कब आया था। तो आप कहते हैं साथियों कि हमारा जो भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम था वो हमारा साथियों 1951 में आया था। कब? 1951 में आया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। इससे दो प्रश्न बनते हैं। जब प्रश्न पूछता है कि मिनी संविधान यानी कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो आप कहते हैं 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन था जिसको हम मिनी संविधान कहते हैं। लेकिन इसे भैया कब लाया गया, तो 1976 में। जैसे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, तो 1976 में। ये कब लाया गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान साथियों 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया जिसको हम भारत का मिनी संविधान कहते हैं। क्या? मिनी संविधान कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ हर भाई हर बहन से कि वीडियो को लाइक कर देंगे जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो एग्जाम क्विज स्टडी के माध्यम से आप तक की पहुँचती रहे। और एक उम्मीद करूँगा कि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। कहाँ तक भाई? इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आने वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हो सकेगा तो बेल आइकन इंप्रेस कर देना। कौन सा? जो घंटी जैसा आइकन बना हुआ है साथियों, कौन सा? घंटी जैसा आइकन बना हुआ है उसको क्या कर देंगे, उसको भैया प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। साथियों, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की साथियों प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। एक ऐसा राज्य बिहार है जिसकी जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या यहाँ तक कि सभी साथी को क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन सी। भारत की राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो मैं बता दूं आपको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन साथियों ये कौन सी है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है साथियों, भारत की एक प्रकार की संस्था है। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ये कब हुई। जब प्रश्न पूछता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ये कब हुई, तो कब हुई साथियों, तो भाई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हर भाई हर बहन को यहाँ तक कि क्लियर होगा। साथियों, वाकई में चाहते हैं 2026 में सिलेक्शन लेना, चाहे वो यूपी होमगार्ड का हो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, या सिपाही भर्ती का हो, या फिर होमगार्ड भर्ती का हो, कोई भी हो, तो साथियों जीके जीएस मैं कहता हूँ, जीके जैसे यदि आप एग्जाम को स्टडी से पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने एग्जाम हॉल में इस बार सीट पक्की कर देंगे 2026 के एग्जाम में। चलिए साथियों, दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार कौन सा है। दुर्गा पूजा ये कहाँ का मुख्य त्योहार है। क्या केरल का है, क्या पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का है, या कश्मीर का है। तो आप कहते हैं कि सर हमारा जो दुर्गा पूजा है साथियों वो पश्चिम बंगाल का जो ये मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा, आपको पता होना चाहिए। ईस्टर का त्योहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। जो ईस्टर का त्योहार है ये किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों ये हमारा रविवार को, कब? रविवार को ईस्टर का दिन मनाया जाता है। ईस्टर का त्योहार जो है ये रविवार को मनाया जाता है, संडे को मनाया जाता है। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया कि सब्सक्राइब कर देंगे अपने मन से साथियों, क्योंकि कोई फोर्स नहीं चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना ईमानदारी से, तो ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे 2026 में, जिससे आपका एक मजबूत तरीके से सिलेक्शन हो सके ईमानदारी से, क्योंकि 2026 में आपको तख्त बदलना है, ताज बदलना है। चलिए
डेनमार्क की राजधानी जब आपसे पूछता है क्या डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी हमारी क्या है, मैं कहूँगा साथियों कोपेनहेगन साथियों, ये डेनमार्क की राजधानी है साथियों। कैनबरा कहाँ की है, ये कैनबरा साथियों ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की साथियों, ये कैनबरा है, कैनबरा साथियों ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बाकी जब बात करता है कोपेनहेगन की तो ये डेनमार्क की है, कहाँ की, डेनमार्क की। चलिए साथियों, रेगमी नबी किस देश की मुद्रा है, साथियों रेगनमी ये किस देश की मुद्रा है, तो किस देश की है, तो मैं आपको बता दूं साथियों ये हमारी चीन की है। कहाँ की, चीन की मुद्रा क्या है, रेगमी नबी साथियों ये चीन की मुद्रा है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम इंदिरा गांधी मानव म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है, इंदिरा गांधी मानव म्यूजियम यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है साथियों, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा भोपाल में है। कहाँ पर, भोपाल में साथियों इंदिरा गांधी मानव म्यूजियम स्थित है, भोपाल में। चलिए, भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है साथियों, आपको पता होना चाहिए। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, शांत घाटी किस राज्य में है, यानी कि साइलेंट वैली ये किस राज्य में है, तो आप कहते हैं कि केरल में हमारी, कहाँ, केरल में हमारी शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली साथियों हमारी केरल में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय जब पूछता है आपसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताते हैं, आप क्या बताते हैं, तो मैं बता दूं आपको, बताइए क्या बताते हैं साथियों, मैं बता दूं मुंबई में साथियों, बीसीसीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों, जो सुनील छेत्री हैं ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सा खेल है साथियों, तो बता दूं फुटबॉल में साथियों हमारे सुनील छेत्री ये फुटबॉल में प्रतिनिधित्व करते हैं, पता होना चाहिए आपको। साथियों देखिएगा ये कौन सा है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है साथियों, इसका संबंध निम्न में से किससे है, धनुर्वेद साथियों ये यजुर्वेद का उपवेद है, क्या उपवेद क्या है साथियों, यजुर्वेद का धनुर्वेद ये जो है उपवेद है, लेकिन इसका संबंध किससे है, किससे साथियों, तो मैं आपको बता दूं इसका संबंध हमारा क्या, युद्ध कौशल से है, किससे है, युद्ध कौशल से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो मैं बता दूं आपको किसके लिए, साथियों निरुक्त के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, वेदों के दंडोवार्जन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, इसमें शामिल 4 वेद हैं साथियों, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद साथियों, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद साथियों ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है, ऋग्वेद को क्या सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है साथियों, संगीत का मूल कहा जाता है साथियों। अथर्ववेद को जादुई टोना साथियों, वशीकर कहा जाता है अथर्ववेद को साथियों। चलिए यहाँ तक क्लियर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के रचयिता पूछता है आपसे, इनके गीत गोविंद की रचना किसने की, तो किसने, जयदेव ने की, किसने भाई, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का चालुक्य वंश संस्थापक कौन था, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया हमारा गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत स्पीड से क्वेश्चन कवर कराएंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, 2026 में सिलेक्शन लेना है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की, तो नन्नुक साथियों चंद्रवर्मन ने की थी चंदेल वंश की स्थापना। चलिए, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था साथियों, तो मैं आपको बता दूं हमारा कमल और रोटी साथियों, ये 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, आपको पता होना चाहिए। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, साथियों, तो मैं बता दूं धोंधू पंत साथियों, धोंधू पंत ये नाना साहेब का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, मंगल पांडे सिपाही था कहाँ का साथियों, मंगल पांडे ये कहाँ का सिपाही था साथियों, कहाँ का था, मैं आपको बता दूं कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था साथियों मंगल पांडे, आपको पता होना चाहिए। त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, जब पूछता है कि त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है साथियों, तो मैं आपको बता दूं त्रिवेणी संगम प्रयागराज है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज साथियों ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए,
भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश में साझा करता है? भाई भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो किस देश के साथ साझा करता है साथियों? तो हमारी सबसे कम सीमा भारत साथियों वो हमारी अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ साझा करता है कितनी भैया? 102 किलोमीटर। कितनी? 102 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कौन? भाई कौन करता है? तो मैं बता दूं आपको, भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में वो हमारी कौन सी रेखा विभाजित करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा साथियों भारत के कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 साथियों। 8 राज्य कौन है? मित्र पर गमछा झार, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। जल्दी से हमें कमेंट में बताइए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा हमारी, आपको पता होना चाहिए। साथियों प्रश्न कहा है नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी किस नदी से मिलती है? किस नदी से मिलती है साथियों? तो मैं आपको बता दूं हमारी जो नदी साथियों अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से निर्माण होती साथियों, आपको पता होना चाहिए। चलिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? कौन कौन सी है साथियों? मैं बात करता हूं ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्या यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है? हमें बताइएगा एक बार जोरदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका दायित्व बनता है। चलिए हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? तो मैं बता दूं बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह साथियों हमारे सौरमंडल का है। बात करते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह साथियों। और शनि ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या? सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं शनि ग्रह को। चलिए सूर्य एक धूमकेतु पूछ किस दिशा में होती है साथियों? एक धूमकेतु की पूछ किस दिशा में होती है? तो बता दूं साथियों, एक धूमकेतु की पूछ ये किस दिशा में होती है साथियों? ये हमारी सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नारंगी है और उस पर सफेद धारियां यानी कि सफेद सर्कल साथियों? कौन सा रंग साथियों वो हमारा नारंगी है? कौन सा ग्रह नारंगी है साथियों? बताइएगा हमें कौन सा ग्रह नारंगी है? कौन सा ग्रह नारंगी है? तो हमारा बृहस्पति ग्रह साथियों नारंगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार साथियों, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई थी साथियों? जवाहर रोजगार योजना ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? बताइएगा हमें जल्दी से। इसका आंसर बताते हैं। क्या? ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर योजना शुरू की गई थी। चलिए भारत सरकार ने टाइफेड कब बनाया? भारत सरकार ने टाइफेड कब बनाया साथियों? तो ये हमारा कब बनाया? 1987 में टाइफेड बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना का आयोग मॉडल कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल के निवेश योजना को आयोग मॉडल कहा जाता है साथियों? तो 56 नंबर का प्रश्न ऑप्शन सी बिल्कुल 5वें पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। एकल भारतीय पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है साथियों? ये तेलंगाना साथियों। इसका बिल्कुल सही होगा। तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? कौन सी स्वावलंबन योजना? स्वावलंबन योजना साथियों किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? हमें बताइएगा। आप कहते हैं कि वर्ष 2010 में स्वावलंबन योजना ये प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। गैसोहॉल एक मिश्रण है साथियों, किसका है? गैसोहॉल ये किसका मिश्रण है? तो मैं आपको बता दूं हमारा गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण क्या है? गैसोहॉल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? जब प्रश्न पूछता है गोबर गैस प्रणाली का ये आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं जीवी देसाई ने, सीवी देसाई ने साथियों ये गोबर गैस का आविष्कार किया था। चलिए बायोगैस संयंत्र के निश्चित कौन सी ईंधन गैस प्रयोग में होती है?
के रूप में प्रयोग होती है? कौन सी बायोगैस संयंत्र के निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है? तो हमारी वो गैस है मीथेन साथियों, जिसको हम मार्स गैस कहते हैं। क्या? मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस को हम मीथेन गैस कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। क्या? CH4 इसका सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। साथियों निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? किसका होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे अधिकतम तापजनक मान होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? साथियों जब बात करता है रतौंधी रोग, ये विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। साथियों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी साथियों विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, बताइएगा हमें। जब रतौंधी की बात करता है साथियों, तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है? साथियों एनीमिया की बात करता है जब, ये किसके कारण होता है? किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? कौन सा रोग ऐसा है जिसके कारण से एनीमिया रोग होता है? इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा। बाकी बात साथियों, यदि आप वाकई में चाहते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का सिलेक्शन लेना, तो हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से सिलेक्शन का मूल मंत्र तैयार किया है, बहुत ही कम प्राइस में साथियों, जिसमें हम आपको देंगे यूपी जीके की ई बुक और जीके जीएस की ई बुक, जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100 नंबर का पूछा जाता है, ओनली जीके जीएस, जिसमें आपका 50% यूपी जीके रहता है और जीके जीएस अलग से 50% रहता है। और साथ ही में हम आपको देंगे करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में करंट अफेयर का एक अलग ही रोल रहता है। तो हम आपको इस सारी की PDF आपको प्रोवाइड करेंगे ई बुक की ओनली 49 रुपीज़ में। जैसे ही आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं, क्या 8960757230 पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हैं और व्हाट्सएप पर PDF लिखते हैं, तो हमारे द्वारा आपको एक QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही उस पर आप जो है 49 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, हमारी तरफ से आपको ई बुक की सारी PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस PDF में मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो आपके होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए एक रामबाण साबित होगी। तो आप सभी से बहुत ही कम मैंने प्राइस रखा हुआ है 49 रुपीज़, जो कि जो ये प्राइस आपसे लिया जा रहा है साथियों, जो पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, ये कोई मेरा पेमेंट नहीं है भाई। टाइपिंग चार्ज जो है PDF का, उसका आपसे पेमेंट लिया जा रहा है, 49 रुपीज़ का है। तो जल्दी से जाइए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारी द्वारा QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही उस पर आप 49 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, आपको यूपी जीके की ई बुक, जीके जीएस की ई बुक और साथ ही में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती पर एक डायरेक्ट प्रहार करेंगे। तो चलिए